नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं बियॉन्ड बॉर्डर्स। दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक अपनी आर्ट, अपनी कल्चर, अपनी सकाफ़त, अपनी रिच कल्चरल हेरिटेज, टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, इन तमाम चीज़ों का सहारा लेकर अपनी इमेज को बेहतर करने की कोशिश करते हैं। ये सारी जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी की कैटेगरी में आती हैं। हिंदुस्तान भी इन तमाम चीज़ों का सहारा लेकर कहीं ना कहीं अपनी इमेज को बेहतर करने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ सालों से ये कोशिशें अपनी पूरी तरह से उरूज पर हैं। आज इसी मौजू पर बात करने के लिए, इस पर तजिया करने के लिए हमारे साथ दो ख़ास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सियासी तजिया निगार और प्रोमिनेंट कॉलमिस्ट जनाब असद मिर्ज़ा साहब। हमारे दूसरे मेहमान हैं डॉक्टर मुमताज़ आलम रिजवी साहब, जो कि सीनियर सहाफ़ी हैं। आप तमाम दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। असद साहब, शुरुआत आपसे करेंगे। अगर देखा जाए तो इंडिया सॉफ्ट पावर का इस्तेमाल कई सेंचुरीज से करता आ रहा है, इसको काफ़ी दिनों से उन्होंने प्रोजेक्ट किया हुआ है। कहा जाए तो शायद उससे पहले जबकि इस टर्म को डिफ़ाइन किया गया था, लेकिन जब से 2014 से अगर देखा जाए तो ये टर्म बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं डिस्कशन में है, बहस में है, और ये क्रेडिट दिया जा रहा है मोदी गवर्नमेंट को कि सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी का सहारा लेकर अपनी इमेज को बेहतर करने की कोशिश की गई है। आपको क्या लगता है, क्या आपका पॉइंट ऑफ व्यू है इसके ऊपर? अब्दुल्ला साहब, शुक्रिया बहुत बहुत। सबसे पहले मैं ये वाजे करना चाहूंगा कि सॉफ्ट पावर, ये पब्लिक डिप्लोमेसी का जो कॉन्सेप्ट है, वो अगर हम हिस्टोरिकली देखें तो हिंदुस्तान में चाणक्य के जमाने में हम उसके शवाहिद पाएंगे कि चाणक्य के जमाने में भी पब्लिक डिप्लोमेसी या सॉफ्ट पावर का काम किया जाता था, क्योंकि चाणक्य जिन्हें के सियासियात का बानी माना जाता है, उनको कहा जाता है कि फादर ऑफ पॉलिटिक्स जो थे इंडियन पॉलिटिक्स, उनका ये कहना था कि अगर आप अवाम की राय नहीं जानेंगे और अपनी राय उन तक नहीं पहुंचाएंगे तो आप एक फायदे से, एक तरीके से अपना पावर बरकरार नहीं रख सकते हैं। तो हिंदुस्तान में इस चीज की ट्रेडिशन बहुत पुरानी है। अब बात करते हैं कि हालिया दिनों में जो है वो हमने किस तरीके से सॉफ्ट पावर का इस्तेमाल किया है। तो मैं यहाँ ये कहना चाहूंगा कि हिंदुस्तान इससे पहले भी सॉफ्ट पावर का इस्तेमाल करता चला आ रहा है। हिंदुस्तानी गवर्नमेंट का एक बहुत पुराना इदारा है इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशंस, ICCR, जो कि सन 47 के बाद से लगातार आलमी पैमाने पर हिंदुस्तानी सकाफत को, हिंदुस्तानी कल्चर को, हिंदुस्तानी हेरिटेज को दूसरे ममालिक में सामीन तक लेके जाता था। लेकिन 2014 के बाद से, जैसा आपने कहा, कि इस सॉफ्ट पावर को या इस पब्लिक डिप्लोमेसी को, इस सॉफ्ट पावर को इस्तेमाल किया जाता है एक पब्लिक डिप्लोमेसी के कैंपेन से, जिसका नाम पब्लिक डिप्लोमेसी कैंपेन इसलिए रखा गया है कि इसमें हम आम डिप्लोमेसी से हटकर पब्लिक के दरमियान जाके डिप्लोमेसी एक मुल्क की दूसरे मुल्क के अवाम के सामने लेकर आते हैं, तो इसलिए इसे पब्लिक डिप्लोमेसी का नाम दिया गया है। 2014 के बाद देखने में ये आया कि हिंदुस्तान के, हम कह सकते हैं कि पब्लिक डिप्लोमेसी के जो कैंपेन्स हैं, जो बहुत उरूज पर रहे हैं और उसमें काफी तेजी आई है, तो उसकी एक वजह ये भी रही है कि मौजूदा हुकूमत ने पब्लिक डिप्लोमेसी कैंपेन को दूसरे ममालिक में उसका इश्तिहार करने के साथ साथ उसका इस्तेमाल हिंदुस्तानी सियासत में भी करना शुरू कर दिया। यानी कि पैरेलल तौर पे एक सतह पर वो दूसरे मुल्कों में अपने इमेज कायम करना चाह रहा था, अपने जो उसके मंसूबे हैं वो लोगों के सामने लेकर आ रहा था, लेकिन उसके साथ ही साथ वो हिंदुस्तानी जनता को भी उनसे बावर करा रहा था। तो ये उरूज जो है और ये जो परसेप्शन आया है कि हिंदुस्तानी पब्लिक डिप्लोमेसी और सॉफ्ट पावर अपने उरूज पर है, उसकी एक वजह यही रही है कि मौजूदा हुकूमत ने पब्लिक डिप्लोमेसी का इस्तेमाल इंटरनेशनल लेवल के साथ साथ नेशनल लेवल पे भी बहुत बेहतरीन तरीके से उसका इस्तेमाल किया है, और इसमें उसकी मदद टेक्नोलॉजी ने भी की है। क्योंकि हालिया अरसे में जिस तरीके से टेक्नोलॉजी, खासतौर से ट्विटर, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सारी चीजें, ये सारे सोशल मीडिया के टूल्स जो पब्लिक डिप्लोमेसी कैंपेनर्स हैं उनको जब हासिल हुए हैं, तो अब पब्लिक डिप्लोमेसी का पूरा एक तस्वुर जो है वो तब्दील हो चुका है। पहले पब्लिक डिप्लोमेसी के कैंपेन्स जो हैं वो ज्यादातर प्रिंट मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तक महदूद रहते थे, लेकिन अब सोशल मीडिया के टूल्स के जरिए आप हर मुल्क में हर आवाम के कोने कोने तक उन तक पहुंच सकते हैं, अपनी बात पहुंचा सकते हैं, अपने नजरिए को उन तक पहुंचा सकते हैं, उनमें राय आमा कायम कर सकते हैं, पब्लिक ओपिनियन कायम कर सकते हैं। और यही पब्लिक डिप्लोमेसी का बुनियादी उसूल है कि आप किस तरीके से दूसरे मुल्क के अवाम के अंदर अपने मुल्क के बारे में एक मुस्बत या पॉजिटिव राय आमा या पब्लिक ओपिनियन कायम करें,
अपनी एक पॉजिटिव इमेज, एक पॉजिटिव छवि वहाँ दूसरे मुल्कों के अवाम में कायम करें, और साथ ही साथ आप जो भी प्रोग्राम कर रहे हैं, चाहे उस मुल्क के साथ में, चाहे किसी दूसरे मुल्क के साथ में, उसकी आप तशरीह इस अंदाज में करें कि दूसरे मुल्क के अवाम जो हैं वो आपके कारनामों से मुतासिर हो जाए कि हाँ साहब ये बहुत बखूबी ये काम कर रहे हैं, और इससे पहले इससे ये काम कभी भी किसी ने नहीं किया। तो आप एक तरीके से दूसरे मुल्क के अवाम के दरमियान अपने मुल्क की एक पॉजिटिव इमेज जो है वो कायम कर रहे हैं। लेकिन अभी हालिया दिनों में क्या हुआ है कि अपने मुल्क की इमेज कायम करने के साथ साथ जाती सियासी लेवल पे भी सियासी लीडरान की इमेज जो है उसको भी कायम किया जा रहा है। जी मुमताज़ साहब, अगर हम पिछले 10 सालों में अगर हम देखें तो हिंदुस्तान रशिया से तेल ख़रीदता है, अमेरिका से दोस्ती कायम किए हुए है, ईरान से, मिडिल ईस्ट में बहरीन, यूएई या जो भी मुस्लिम ममालिक है उससे उसकी दोस्ती कायम है, लेकिन दूसरी जानिब इसराइल नवाज़ पॉलिसी को पूरी तरह अडॉप्ट किए हुए है। आखिर ये कैसे मुमकिन कर पा रहे हैं ये? बहुत बहुत शुक्रिया। मैं समझता हूँ कि हर मुल्क की अपनी एक पॉलिसी होती है, और हुकूमत जब आती है तो वो भी अपनी एक नई पॉलिसी के साथ अपना इंट्रोडक्शन कराती है जी। और जैसा कि बताया कि टेक्नोलॉजी का दौर है, और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि बाज़ार जिसको हम कहते हैं वो मार्केट जो है बहुत ओपन हुआ है पिछले 10 सालों में, और हमारी मार्केट वैल्यू बहुत बड़ी है। आप देखिए कि तमाम जो कंपनीज़ हैं उनको हमने दावत दी है, तो उसका फ़र्क पड़ता है। जहाँ तक रिलेशन की बात, आपने जो सॉफ्ट डिप्लोमेसी की बात की है, सफारतकारी की, तो अगर आप देखें तो हमेशा से जो हमारे सफारत खाने हैं पूरी दुनिया में, तो वो उनका काम ही यही है कि वो जो है हिंदुस्तान को इंट्रोड्यूस कराएं। जो सफारतकार होते हैं, जो एम्बेसडर होते हैं, सफ़ीर होते हैं हमारे, उनका काम ही यही है कि वो हमारी नुमाइंदगी करते हैं और हमें इंट्रोड्यूस करते हैं, और दोनों में कैसे अच्छे रिलेशन हो सकते हैं, सकाफ़ती, तालीमी, तजारती, तो अवामी रिश्ते जो हैं। अब आप देखें ना, जब भी हम हिंदुस्तान ईरान की बात होती तो हम हमेशा यहीं से शुरू करते हैं, और हम नहीं, सब शुरू करते हैं कि हमारा बहुत कदीमी जो है रिश्ता है, ठीक है, और यकीनन है सकाफ़ती जो है हमारा, है ना। इसके अलावा अब अगर आप देखें पिछले जहाँ तक 10 साल की बात है, तो इसमें टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा अमल दखल है। और जो आपने सवाल किया वो ये कि इज़राइल से कैसे रिलेशन है, ईरान से कैसे रिलेशन है, ये बिल्कुल सही है कि जितना ओपन ये मौजूदा एनडीए की सरकार है जो मोदी जी की क़यादत में, इतना ओपन कभी नहीं रहा है। हमारे रिलेशन, कांग्रेस जब यूपीए सरकार थी तब भी रिलेशन थे, हमारे कारोबार हो रहे थे, लेकिन हमने हाउस में कभी एज ए फ्रेंड इजराइल को रिकॉग्नाइज नहीं किया, ठीक है। 92 में हमारी एम्बेसी जो है यहाँ पे कायम हुई इजराइल की। असद साहब, जैसे मुमताज़ साहब कह रहे थे कि मार्केट काफ़ी ओपन हो रहा है, कंट्री जो है डेवलप हो रही है, ग्रो कर रही है, लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि जो सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी जो टूल्स हैं, तो वहाँ एक पर्टिकुलर रिलीजन पर काफ़ी फोकस है, चाहे वो रामायण को अगर देखा जाए, या अगर आप टेम्पल्स को अगर देखा जाए, चाहे वो वियतनाम से लेकर बहरीन, यूएई। तो आपको क्या ऐसा नहीं लगता कि जो इंडिया की जो सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी जो आजकल है वो एक पर्टिकुलर रिलीजन से ड्रिवन हो रही है कहीं? जी बिल्कुल, ये बात बहुत वाज़ेह है, और मेरे अलावा बहुत सारे मुबस्सिरीन इस चीज़ पे इत्तेफाक करेंगे कि गुज़िश्ता 10 साल के अंदर हमने जो इंडियन कल्चरल हेरिटेज की हम बात करते थे, ऐसा नहीं था कि इससे पहले इंडियन कल्चरल हेरिटेज की बात नहीं होती थी। ICCR जो है वो यहाँ से मुख्तलिफ डांस ट्रूप्स लेके जाता था, जो कथकली, भरतनाट्यम वगैरह दूसरे प्रोग्राम दूसरे मुल्कों में पेश करते थे। उसके अलावा हिंदुस्तान और बांग्लादेश ने सॉफ्ट पावर के तौर के ऊपर रविंद्रनाथ टैगोर, नजरुल इस्लाम, इन दोनों को पब्लिक डिप्लोमेसी टूल्स के लिए अपने इस्तेमाल किया, अपने दोनों मुल्कों में ताल्लुकात बेहतर करने के लिए, दोस्ती को ज्यादा बढ़ाने के लिए। लेकिन जिस तरीके से गुज़िश्ता 10 साल के अंदर हमने पूरे नैरेटिव को चेंज कर दिया है, उसमें ये सॉफ्ट पावर के लिए साथ साथ हम ये कह सकते हैं कि सॉफ्ट पावर यूज की जा रही है रिलीजियस क्रेडेंशियल्स बढ़ाने के लिए। जैसे कि अभी आपने हाल ही में देखा होगा कि जब G20 का समिट यहाँ हो रहा था, तो उसका जो लोगो बनाया गया उसको वासुदेव कुटुंबकम आपने कहा कि इनकम्पासिंग ऑल, ठीक है, आप बिल्कुल सही बात है, ये हिंदुस्तानी
संस्कृत का एक बहुत पुराना स्लोगन है और हम हिंदुस्तानी सब इस बात में यकीन रखते हैं। बिल्कुल। लेकिन जिस तरीके से हिंदुस्तानी गवर्नमेंट ने पूरे G20 लोगो को हटाकर एक नया लोगो बनाया, जी। उसके नीचे वासुदेव कुटुंबकम लिखा गया, हर जगह वो किया गया, और उसके अलावा सॉफ्ट पावर टूल के लिए उसने जो मुख्तलिफ ममालिक के डेलीगेशन G20 में शिरकत करने के लिए हिंदुस्तान आए थे, उन्हें ऐसे खास मखसूस शहरों में लेके ले जाया गया जहां पर के उनको सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तानी हिंदू मजहब के तौर तरीकों से वाकिफ कराया गया। दूसरे मजाहिब से उसको बिल्कुल उन लोगों को आशना नहीं कराया गया। तो इसका एक साफ एजेंडा सामने आ रहा था कि इसमें एक खास मजहब को प्रमोट किया जा रहा है, और उसको जो हम कह रहे हैं कि आज के जो टेक्नोलॉजी के हमारे टूल्स हैं उसको एम्पलीफाई कर रहे थे इंटरनेशनल लेवल पर। जो मौजूदा हुकूमत और सियासी जमात के हामी है, दूसरे ममालिक में लोग हैं, वो उसको फॉलो कर रहे थे, उसको ट्रेंड कर रहे थे, और वो एक वर्चुअली वायरल हो रहा था वो सारी चीजें। तो यानी कि आप अपनी सॉफ्ट पावर इस्तेमाल करते हुए पब्लिक डिप्लोमेसी टूल्स को एक खास नैरेटिव के लिए इस्तेमाल कर रहे थे, एक खास मजहब को आगे बढ़ाने के लिए। इस चीज से कोई भी शख्स जो है वो इत्तेफाक करेगा पूरी तरीके से, और ये खास मकसद के लिए किया जा रहा था कि मौजूदा हुकूमत इस मजहब के साथ खड़ी है, और जो सेक्युलर क्रेडेंशियल्स हिंदुस्तान के अब तक हमेशा सामने रखे जाते थे उससे बिल्कुल इनराफ किया गया, इसमें कोई दो राय नहीं। जी बिल्कुल। मुमताज़ साहब, सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी की कामयाबी एक अपनी जगह है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर इंटरनल चैलेंजेस को देखें तो कभी कभी क्रिटिसिज्म होती है इंडिया की ह्यूमन राइट्स वायलेशन को लेकर, कभी क्रिटिसिज्म होती है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को लेकर। तो ये जो चीज़ें हैं ये सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी पर कितना इम्पैक्ट डालती हैं, जो हमारे इंटरनल चैलेंजेस है वो कितना इम्पैक्ट डालते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि ये नई चीज़ नहीं है। मुझे याद है, और मैंने जब पढ़ा मुग़लों को तो सबसे पहले रामायण और महाभारत का तर्जुमा फ़ारसी में हुआ, और उसके बाद पूरी दुनिया में जो है वो फ़ारसी मतलब महाभारत और रामायण जानी गई। ये क्या है, ये बिल्कुल क्लियर है, और इस तरीके से बहुत सारी मिसालें हमारे साथ मौजूद हैं। नंबर एक। नंबर दो, जहाँ तक ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये, लेकिन ये इंटरनल सियासत है। अगर इसका आप जा करके, मैंने इससे पहले भी आपके प्रोग्राम में कहा था कि अगर मान लीजिए अबू धाबी में भी मंदिर बन गया तो यूएई जो है वो जाहिर है कि तजारती हब है, उसका कोई दीन इस्लाम या उससे कोई हब नहीं है, वो तजारती बुनियाद पर देख रहे हैं। और जब जहाँ पे शराब खाने, बड़े बड़े बार खुले हों, जहाँ पे डांस क्लब खुले हों, जहाँ पे उरियानियत हो, जहाँ ये सब चीज़ें हो, वहाँ अगर मंदिर भी एक बन गया तो मैं समझता हूँ तो ज़्यादा अच्छा है। कम से कम एक धार्मिक चीज़ बनी है, इसमें कौन ऐसी चीज़। अच्छा, जहाँ तक प्रमोशन की बात है, मैंने एक चीज़ कही कि हर पार्टी का और हर हुकूमत का अपना एक ख़ास नज़रिया होता है। बीजेपी का बिल्कुल ओपन है, उसमें कोई दो राय नहीं है, और वो उसी तरीके से चीज़ों को ट्रीट करती है, उसको लग रहा है। लेकिन ये इंटरनल जो हमारे इश्यूज़ हैं, इंटरनल इश्यूज़ हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आप देखेंगे बैक में भी जा करके तो क्रिटिसाइज नहीं हुआ, ऐसा नहीं है। हिंदुस्तान में न जाने कितने दंगे हुए हैं, हिंदुस्तान में कितने न जाने बेगुनाहों को गिरफ्तार किया गया, किसके दौर में किया गया, न जाने, मतलब बड़े बड़े आप देख लीजिए। अगर आप देखेंगे 2013 में यूपीए की सरकार थी और यूपी में समाजवादी की सरकार थी, बहुत बड़ा फसाद हुआ, 600 से ज़्यादा तो यूपी में दंगे हो गए थे। आपको मुजफ्फरनगर में 50,000 लोग जो है वो माइग्रेट अपने ही मतलब अपने ही जगहों पे लोग जो है मुहाजिर हो गए थे, अभी भी कैंपों में। तो मैं समझता हूँ कि फॉरेन पॉलिसी की जब हम बात कर रहे हैं तो इंटरनल पॉलिसी को उसमें बहुत ज़्यादा हम वो नहीं कर सकते। जहाँ गलत होता है उसके लिए आवाज़ उठती है, लेकिन उससे फ़ायदा क्या है? आज देखिए गज़ा में किस तरीके से लोग मारे जा रहे हैं, अस्पतालों को तबाह किया जा रहा है, स्कूलों को तबाह कर दिया गया, और मतलब जहाँ कैंप, जहाँ पे लोग पनाह लिए हुए उस पर हमले हो रहे हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रहे हैं? क्या मतलब मतलब आप क्रिटिसाइज कर रहे हैं या कुछ भी, उसका मतलब क्या है? कोई मतलब। और जो लोग इंसानियत की बात करते थे, इंसानी हुकूक की बात करते थे, कहाँ है वो सब? कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। इसलिए मुझे लग रहा है कि देखिए, जब फॉरेन पॉलिसी, सारी दुनिया जो है ये सोच रही है कि कैसे हम स्ट्रांग हो जाएं, कैसे हम मजबूत हो जाएं, कैसे हम स्ट्रांग दिखें। हर आदमी आम जिंदगी में देख लीजिए कि आदमी उसी से ज़्यादा रिलेशन बनाना चाहता है जो
साहिब हैसियत हो, जो ज़्यादा स्ट्रांग दिखता हो, जो 8-10 गनर लेके चलता हो, उसके साथ फ़ोटो खिंचवाने के लिए लोग दौड़ पड़ते हैं। हाँ? एक अच्छा खासा पढ़ा लिखा प्रोफेसर आएगा, उसके साथ कोई फ़ोटो नहीं खिंचवाएगा, लेकिन एक गुंडा बदमाश अगर 10-12 सिक्योरिटी लेकर के आएगा तो उसके साथ लोग फ़ोटो खिंचवाते हैं। हाँ? उसको सोशल, तो क्या है कि ये एक परसेप्शन में बता रहा हूँ। तो लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि इन तमाम चीज़ों के बावजूद जहाँ गलत है उसके लिए आवाज़ उठनी चाहिए, आवाज़ उठती है, हिंदुस्तान में भी उठती है, ऐसा नहीं है। लेकिन जब हम सॉफ्ट डिप्लोमेसी की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर अगर हम देखेंगे तो चूंकि आज़ादी के बाद हमने बहुत ग्रो किया इस मामले में और बहुत क्लियर कट हमारी पॉलिसी रही है। वासुदेव कुटुंबकम के साथ साथ हमारा अहिंसा परमो धर्मा, ये हमारा नारा हिंदुस्तान का रहा है कि अहिंसा ही जो है वो सबसे परम धर्म है, सबसे अमन जो है वही हमें कायम रखना है। और इसी पैगाम के तहत आप देखिए कि हम जंग बंदी की बात गजा और फ़िलिस्तीन में भी कर रहे हैं और यूक्रेन में भी हमारा बहुत क्लियर कट रहा है कि जंग बंदी होनी चाहिए, क्योंकि जंग जो है किसी मसले का हल नहीं है। और इसीलिए हमारी देखिए कि सबसे हमारे ताल्लुकात हैं, क्योंकि हम जंग पसंद नहीं हैं, हम अमन पसंद हैं। ये गांधी का देश है और गांधी की जो आइडियोलॉजी है उसी पे हम आगे बढ़ रहे हैं। बाकी इंटरनल पॉलिटिक्स देखिए होती रहती है। मिसाल तौर पर अमेरिका को ले लीजिए, इंटरनल पॉलिटिक्स चाहे जो हो, लेकिन फॉरेन पॉलिसी चाहे जो प्रेसिडेंट बने उसकी एक ही रहती है। इजराइल को आप ले लीजिए, इंटरनल पॉलिटिक्स ख्वाह कुछ भी हो, लेकिन जब वो फॉरेन पॉलिसी की बात आती है तो सबकी एक ही पॉलिसी होती है। तो इसी तरीके से हमारे हिंदुस्तान की भी फॉरेन पॉलिसी जहाँ तक अलग अलग थोड़ा से बढ़ाना, वो टेक्नोलॉजी भी है, बाजार का बढ़ना भी है, सोर्सेस का बढ़ना भी है, ये तमाम चीज़ें होती हैं। स्पेस, हर नई हुकूमत जो है वो अपनी स्पेस तलाश करती है कि कहाँ ज़्यादा काम करने का मौका है, और ये बहुत अच्छी चीज़ है। लकीर के फ़कीर न बने रहें, बल्कि कुछ हम आगे जा कर के करें। अगर ये कोशिश होती है तो ऐसी कोशिश का वेलकम किया जाना चाहिए और उसको इंटरनल, मैं समझता हूँ कि उसको न देख करके हमें जो है एक्सटर्नल जो अफेयर है वहाँ पे कहाँ हम स्टैंड कर रहे हैं उस पर हमें ज़रूर फोकस करना चाहिए। और इस मामले में मैं समझता हूँ कि यकीनन जो है वो कामयाबी है, उसका वेलकम किया जाना चाहिए। बाकी बहुत सारे मसाइल पैदा हुए हैं, आपको मालूम है कि कोरोना ने जो है बहुत जो है नुकसान पहुँचाया, तो इसके अलावा यूक्रेन से बड़ा डिस्टर्बेंस रहा, और ये जो अभी जंग चल रही, क्या आप समझते हैं क्या इससे हिंदुस्तान पे फ़र्क नहीं है? यकीनन है, और अगर ये जंग बढ़ती है तो और ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। तो और ऐसे में हम जैसे देशों के लिए बहुत मुश्किल होती है, बहुत मुश्किल होती है कि किसके साथ खड़े हों, किसके साथ न खड़े हों, क्या बयान दें, क्या बयान न दें। आप देखिए कि जैसे ही हमास ने हमला किया था, मोदी जी का एक ट्वीट आ गया जो पीएम हमारे हैं, उसके बाद कितना जो है वो क्रिटिसाइज हुआ, ये वो किताब आप, लेकिन उसके बाद फ़ौरन जो है उसको आप देखिए कि बैलेंस भी किया गया, फ़ौरन जो है बैलेंस किया गया। फॉरेन मिनिस्ट्री आई और उसने कहा नहीं ऐसा नहीं है, ये वो हम क्रिटिसाइज करते हैं लेकिन हम जो है फ़िलिस्तीन के साथ हैं। और इससे तो कहने का मतलब ये है कि तमाम चीज़ें होती हैं, और हम जैसे मुल्कों के लिए जो अमन चाहते हैं, जो हर जगह अपनी एक्सेस चाहते हैं, उनके लिए तो और ज़्यादा मुश्किल होती है। और यकीनन हिंदुस्तान जो है एक ऐसी सरजमीन है, ऐसा मुल्क है जो बहुत ही कदीम सखाफत रखता है, तारीख़ रखता है, बिल्कुल, और उसकी तारीख़ जो है तमाम मुल्कों से मिलती है। इसलिए हमें इस पर फ़ख्र भी है और इसको और हमें स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। और ये जो वसुदेव कुटुंबकम का नारा, ये बिल्कुल नया नहीं है, माफ़ कीजिएगा। ये हमारा, जैसा कि चाणक्य से हमारे असद भाई ने जो बात शुरू की थी, तो यकीनन और पहला, और इसीलिए हमने मुग़लों को भी जोड़ा कि मुग़ल भी आए। तो आप देखिए कि मैं अभी फतेहपुर सीकरी गया था, वहाँ रंग महल अकबर बादशाह, बस एक सेकंड में, कि वहाँ पे गया और वहाँ देखा कि जो दीन इलाही आपने चलाया था, तमाम मज़ाहिब को एक साथ एक ही जो है पिलर में वो कर दिया, पिरो दिया। तो इस तरीके के हमारे जो है लोग रहे हैं, बादशाह हुक्मरान रहे हैं, जिन्होंने हमेशा इस चीज़ का ख्याल रखा, और मैं समझता हूँ कि ये हमारी कामयाबी है। असद साहब, आप चूँकि वीकली कॉलम लिखते हैं, फॉरेन पॉलिसी के ऊपर गहरी निगाह रखते हैं, तो मेरा एक तो बड़ा क्लियर कट जवाब ये जानना चाहूँगा कि हिंदुस्तान की जो प्रेजेंट जो जिस डायरेक्शन में फॉरेन पॉलिसी जा रही है, उसमें ताकत क्या है, उसकी कमज़ोरी क्या है। दूसरा सवाल मेरा ये है, वो है एक इंडिविजुअल के ताल्लुक़ से, वो है एस जयशंकर के ताल्लुक़ से,
कभी कभी काफ़ी उनका एग्रेशन नज़र आता है, कभी कभी सॉफ्ट भी हो जाते हैं, जैसे अभी हमने रिसेंटली देखा जिस तरह यूएस और जर्मनी पर उन्होंने स्टैंड लिया जो अरविंद केजरीवाल वाले मामले में। तो आपको क्या लगता है उनका कितना रोल है यानी हिंदुस्तान की इस फॉरेन पॉलिसी की कामयाबी में? देखिए, हिंदुस्तान की फॉरेन पॉलिसी का जहां तक ताल्लुक है तो वो एस जयशंकर इस वक्त हिंदुस्तान के टॉप डिप्लोमेट होने के अलावा साथ साथ वजीर खारजा भी हैं और एक टॉप डिप्लोमेट रह चुके हैं, बहुत एक्सपीरियंस डिप्लोमेट है वो। और उनको हिंदुस्तान की खारजा पॉलिसी के बारे में जितनी महारत उनको हासिल है किसी और डिप्लोमेट को इस वक्त हासिल नहीं है। और उसके अलावा वो साथ साथ वजीर आजम मोदी के खास एतमादकारों में भी हैं, जिनके ऊपर मोदी साहब बहुत एतमाद करते हैं। और खारजा पॉलिसी के अंदर शाज़ो नाज़िर ही कभी ऐसा हुआ है कि एस जयशंकर साहब ने अगर कोई बयान दिया है या कोई पॉलिसी बनाई हो तो उसका पीएमओ की तरफ से कभी कुछ उसको रिजेक्ट किया गया हो या उसके खिलाफ कोई बात कही गई हो। तो एस जयशंकर साहब का जहां तक ताल्लुक है, वो जिस तरीके से उन्होंने अमेरिका को और जर्मनी को जवाब दिए हैं वो बिल्कुल ही काबिले कदर जवाब है। क्योंकि इसी तरीके से आप जब ट्रेडिशनल डिप्लोमेसी की बात करते हैं तो ट्रेडिशनल डिप्लोमेसी में आपको अपनी मस्कुलर पावर जो है वो दिखानी होती है और मस्कुलर पावर जो है वो आपके डिप्लोमेट्स के थ्रू ही दिखाई जा सकती है। और जब आपका वजीर खारजा, आपका मिनिस्टर जो है वो खुद इस बात को कह रहा है कि और उन लफ्जों को इस्तेमाल करते हुए जिससे कि जिस मुल्क में वो मौजूद है वहां पर उस मुल्क की वो तनकीद कर रहा है, तो ये एक बहुत बड़ा काम होता है कि वो किस बिना के ऊपर उस मुल्क के ऊपर तनकीद कर रहा है, क्या उसके अंदर गहराई क्या है, वो कोई ऐसी बात तो नहीं कर रहा है जो बेबुनियाद हो। तो एस जयशंकर साहब ने जिस तरीके से अमेरिकी अफसरान को जवाब दिया उससे उनका उस पूरे मामले के ऊपर उनकी महारत जो है वो वाज़ेह हो जाती है। और इसके साथ ही साथ ये भी वाज़ेह हो जाता है कि उनको हुकूमत की पूरी हिमायत हासिल है। और जिस तरीके से आप कहे कि 10 सालों में या 5 सालों में जो हिंदुस्तान की फॉरेन पॉलिसी है उसमें एक नुमाया तब्दीली ये आई है कि अब एक थोड़ा सा एग्रेसिवनेस आप हिंदुस्तान की फॉरेन पॉलिसी में देख सकते हैं कि अब इंडिया इज नॉट गोइंग टू टेक एनीथिंग लाइंग डाउन। अगर वो जवाब देता है तुर्की ब तुर्की जवाब देता है, उसमें कोई देर नहीं लगाता है। और उसका जवाब कभी ये नहीं होता कि वो सिर्फ और सिर्फ अपने मफाद के लिए, बल्कि वो उसको पूरे सिनेरियो में देखकर उस चीज के ऊपर जवाब दिया जाता है। और जो फॉरेन पॉलिसी के इंडिकेटर्स हैं और जो पब्लिक डिप्लोमेसी के जो मुख्तलिफ सर्वे हैं, आलमी सर्वे हैं, उनमें पिछले 5 सालों के अंदर हिंदुस्तान का मकाम जो है वो ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है। मैं आपको बताऊं कि सन 2023 का पब्लिक डिप्लोमेसी का जो इंटरनेशनल सर्वे था उसमें हिंदुस्तान आलमी सतह के 30 ममालिक में 28वें नंबर पे था, जबकि उससे पहले उस फहरिस्त में हिंदुस्तान का नाम नहीं आता था। लेकिन अब हिंदुस्तान 28वें नंबर पर मौजूद है, कम से कम उन 30 मुल्कों में शामिल है जो कि पब्लिक डिप्लोमेसी के जरिए से अपनी हुकूमत की पॉलिसीज का, अपनी फॉरेन पॉलिसी का की तशहीर जो है बहुत उम्दा तरीके से कर रहे हैं। तो ये एक वाज़ेह सबूत है कि जिस तरीके से हिंदुस्तानी फॉरेन पॉलिसी आगे जा रही है उससे हिंदुस्तान का वक़ार दूसरे ममालिक पर कायम हो रहा है और उसके साथ साथ हिंदुस्तान की आवाज जो है वो भी आगे बढ़ती चली जा रही है। और साथ ही साथ मैं यहाँ ये कहना चाहूंगा जिस तरीके से हिंदुस्तानी हुकूमत ने गुज़िश्ता 5 साल के अंदर जिस तरीके से इंडियन इकोनॉमी को बढ़ावे का पूरा एक नैरेटिव इंटरनेशनल पैमाने पर कायम किया है कि आज हिंदुस्तानी मईशत को आलमी सतह के ऊपर 5वीं बड़ी मईशत माना जाता है। तो ये पॉसिबल हो पाया है सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तानी सिफारतकारों के जरिए से। उसमें ट्रेडिशनल सिफारतकार जैसे कि हमारे एम्बेसडर्स, डिप्लोमेट्स हैं वो भी, और उसके अलावा हमारे पब्लिक डिप्लोमेसी के जो टूल्स हैं, हमारे पब्लिक डिप्लोमेसी के जो कैंपेन्स हैं। अभी तक हिंदुस्तान ने ऐसा कोई कैंपेन नहीं चलाया है, लेकिन जो पब्लिक डिप्लोमेसी के गाए बगाए वो नैरेटिव्स फॉर्म करने की कोशिश करता है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, उन सब के जरिए हिंदुस्तान की एक मुस्बत पॉजिटिव इमेज आलमी सतह के ऊपर और खास तौर से उन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में उभर कर सामने आई है जो कि पहले भी हिंदुस्तान की थी, लेकिन अब उसमें देखने में ये तब्दीली आई है कि हिंदुस्तान एक बुलंद आवाज के साथ में, एक वाज़ेह आवाज के साथ में, एक ठोस आवाज के साथ में अपना मौक़िफ़ उनके सामने रखता है और उसमें कोई झिझक इस्तेमाल नहीं करता है। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया असद मिर्ज़ा साहब, बहुत शुक्रिया मुमताज़ आलम रिजवी साहब आपके इंसाइटफुल व्यूज़ के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए।
अपना नज़रिया पेश करने के लिए। तो हिंदुस्तान की जानिब से सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी का इस्तेमाल बखूबी किया जा रहा है, चाहे वो एजुकेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम हो, चाहे वो इंटरनेशनल योगा डे हो, चाहे डिजिटल डिप्लोमेसी हो। इन तमाम का इस्तेमाल हिंदुस्तान ने बखूबी किया है। उससे कहीं ना कहीं हिंदुस्तान की इमेज भी बेहतर हुई है और दूसरे ममालिक के साथ रिश्ते भी उस्तवार हुए हैं। इसी के साथ ही आज का एपिसोड इख्तिताम पजीर होता है। इजाज़त दीजिए, आदाब।